जीरोधा, अप स्टॉक्स, एंजल वन, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, बहुत सारा नाम है, कितना का नाम ले। अगर आप स्टॉक मार्केट में थोड़ा भी ध्यान देते होंगे तो आपने इन सब का नाम जरूर सुना होगा। इन्हीं में से आज हम एक ब्रोकिंग कंपनी का एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है सकलदीप कुमार और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के एंजल के बारे में। ये वाला नहीं, ये वाले के बारे में। हम यहाँ कंपनी को मोस्टली 4 पॉइंट पे एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री, दूसरा बिजनेस मॉडल, तीसरा मैनेजमेंट और चौथा फिनांसियर्स। और फिनांसियर्स में मैं लास्टली आपको ये बताऊंगा कि क्या कंपनी इस वैल्यूएशन में खरीदने लायक है अथवा नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिस्ट्री से। 1980 के दशक में दिनेश थक्कर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मिस्टर थक्कर एक टेक्सटाइल बिजनेस सेटअप करते हैं इन सूरत, जो कि फेल कर जाता है। बिजनेस फेल करने के बाद वो वापस मुंबई लौट जाते हैं और ट्रेडिंग बिजनेस का कमाई देखिए एक सब ब्रोकर के टाइप में ज्वाइन करते हैं। उस समय स्टॉक मार्केट का ट्रेडिंग करना बहुत ज़्यादा ओपेक था। शेयर किस रेट में बिक रहा है या बिक भी रहा है या नहीं बिक रहा है, ये पता कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था और ओपेक था। ये पूरा का पूरा डिपेंड करता था सब ब्रोकर के एथिक्स पे। और 1992 का हर्षद चच्चा का स्कैम बहुत सारा स्टॉक ब्रोकर को डुबा दिया। 1995 में धीरे धीरे कंप्यूटर और पेजर का स्टॉक मार्केट में एंट्री होता है, जो धीरे धीरे जो सिस्टम था उसको ओपेक करना शुरू करता है। और इसी का फायदा उठाते हुए मिस्टर थक्कर एक कंपनी सेटअप करते हैं, MBNL प्राइवेट सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। शुरुआत में तो कंपनी कंसल्टेंसी का काम करती है, लेकिन 1998 में कंपनी को NSE का मेंबरशिप मिल जाता है और कंपनी ट्रेडिंग के बिजनेस काम करना लगती है। कंपनी ने उसके बाद साल दर साल कुछ अदर प्रोडक्ट्स को अपने बास्केट में इंक्लूड किया, जैसे 2004 में कमोडिटी ट्रेडिंग, 2007 में इंश्योरेंस को बेचना एटसेट्रा। साथ में कंपनी का नाम भी काफ़ी बार चेंज हुआ, जैसे 2007 में एंजल इन्फी, 8 में एंजल ग्लोबल, 12 में एंजल ब्रोकिंग, जिस नाम से लगभग हम सभी इसे जानते हैं। कंपनी शुरुआत से ही फुल टाइम ब्रोकिंग का काम कर रही थी, पर जीरोधा ने जब आके सारा फुल टाइम ब्रोकर को शुरू किया तो एंजल वन ने भी 2015 में तुरंत सब कुछ डिजिटलाइज करना शुरू किया और 2019 में डिस्काउंट ब्रोकर में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद कुछ ही सालों में कंपनी ने IPO के थ्रू मार्केट से पैसा भी उठाया और अपना नाम कन्वर्ट करके रख लिया एंजल वन। तो ये तो था ओवरऑल हिस्ट्री एंजल वन के बारे में। अब हम बात करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। अगर आपको स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है ये समझना है तो मैंने कैम्प्स और CDSL पे वीडियो बनाया, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि स्टॉक मार्केट एक्चुअली में काम कैसे करता है। हम यहाँ बात करने वाले हैं ब्रोकिंग बिजनेस का। तो शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी का शेयर बाय सेल होता है, जो कि डिपोजिटरीज में इसका शेयर डिपोजिटेड होता है। तो अगर मान लेते हैं हमको या आपको शेयर खरीदना है किसी कंपनी का, तो हम ना तो कंपनी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ना ही डायरेक्ट डिपोजिटरी को। हमको डिपोजिटरी का कुछ पार्टिसिपेंट्स होता है, उसके थ्रू डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। उसके थ्रू डीमेट अकाउंट के थ्रू हम अप्लाई कर सकते हैं कि हमको ये शेयर खरीदना है। बेसिकली ये डीमेट अकाउंट आपका बैंक अकाउंट की तरह होता है, जहाँ आपका सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर किया जाता है। अगर डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स का लाइसेंस का बात करें तो NSDL और CDSL का लाइसेंस क्राइटेरिया लगभग सेम है, अंतर बस थोड़ा बहुत पैसे का है। बोलने का मतलब यहाँ ये है कि एंट्री बैरियर काफ़ी लो है। पर अच्छा बात यह है कि जब बात पैसे का आता है तो हम लोग हमेशा रेपुटेड ब्रोकर को चुनते हैं, जो कि एक कॉम्पिटिटिव एज प्रोवाइड करता है अगेंस्ट स्मॉल प्लेयर्स। पर जैसा हम लोग पिछले कुछ सालों में देखें कि अग्रेसिव एडवर्टाइजिंग से नया प्लेयर एंट्री ले सकता है, जैसे ग्रो, अप स्टॉक्स, जीरोधा, ये सब तो हम लोगों ने देखा। बात करें टाइप ऑफ ब्रोकर का तो 2 तरीके के ब्रोकर होते हैं, एक फुल टाइम, एक डिस्काउंट। एंजल पहले फुल टाइम ब्रोकर था, अब डिस्काउंट हो गया है। बेसिकली अंतर ये होता है कि फुल टाइम ब्रोकर आपको थोड़ा सा एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करेगा और कमीशन थोड़ा ज़्यादा लेगा, जबकि डिस्काउंट ब्रोकर एडवाइजरी सर्विस तो प्रोवाइड करेगा, लेकिन वो सारा कंप्यूटर ऑटोमेटेड रहता है, कोई आदमी उधर बैठा नहीं रहता और कमीशन काफ़ी लो होता है। 2009 से पहले स्टॉक मार्केट में फुल टाइम ब्रोकर का दबदबा था, लेकिन जैसे जीरोधा ने डिस्काउंट ब्रोकिंग को मार्केट में एंट्री दिलाया वैसे ही फुल टाइम ब्रोकर का दिन लग गया। सो ओवरऑल अगर हम समझे तो ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे कि आप किसी भी कंपनी का शेयर को बाय और सेल कर सकते हैं और अपना जो शेयर है उसको होल्ड कर सकते हैं उस डीमेट अकाउंट में। अब बात करते हैं कि कंपनी पैसा कैसे कमाती है। कंपनी को लगभग 68% रेवेन्यू ब्रोकिंग बिजनेस से आता है। ब्रोकिंग बिजनेस बेसिकली कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कि आप और हम डीमेट अकाउंट खुलवा लिए, अब एक दिन के लिए हम ट्रेडिंग करते हैं किसी शेयर को, हम शेयर को बाय किए या सेल किए, एक दिन के अंदर सब कुछ करते हैं, तो उससे कंपनी को लगभग या तो 20 रुपया या 0.25% जो कम होगा वो चार्ज करेगी कंपनी। वो सीधा का सीधा चला जाएगा कंपनी के रेवेन्यू में। यहाँ पे ये इक्विटी भी हो सकता है, कमोडिटी भी हो सकता है, फ्यूचर ऑप्शन भी हो सकता है या फिर करेंसी भी हो सकता है। किसी भी चीज़ का अगर ट्रेडिंग एक दिन से कम होगा तो उसमें लगभग कंपनी को इसी तरीके का कमीशन अर्न होगा। लेकिन जब आप डीमेट अकाउंट खोलते होंगे तो आपको उसमें बहुत सा अदर चार्जेस भी होता है, जैसे STT चार्ज, सेबी चार्ज, स्टैम्प ड्यूटी चार्ज। वो कंपनी का रेवेन्यू नहीं है, वो किसी और पार्टी का, तो उसको चला जाता है। बेसिकली कंपनी का रेवेन्यू होता है ब्रोकिंग बिजनेस में, जब भी कोई खरीदेगा बेचेगा सिंगल डे में, तो वहाँ से कंपनी को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है। अब मान लेते हैं कि बहुत कोई होते हैं जो एक दिन में खरीद बिक्री नहीं करते, एक दिन से ज़्यादा होल्ड कर लेते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिलीवरी। तो डिलीवरी वाला में होता क्या है कि खरीदने टाइम एक भी पैसा कंपनी चार्ज नहीं करती है, बस बेचने के टाइम में 20 रुपये चार्ज करती है। मतलब डिलीवरी जब सेल होगा तो 20 रुपये चार्ज किया जाता है एंजल वन के द्वारा, और इससे कंपनी को लगभग 6% के आसपास रेवेन्यू जनरेट होता है। मान लेते हैं कि कोई आदमी है जो इंट्राडे भी करता है, डिलीवरी भी करता है, लेकिन वो थोड़ा सा मार्जिन में खरीद बिक्री करता है। उसके पास 100 रुपये था, लेकिन वो लगभग 1000 रुपये का शेयर खरीदने का पावर रखता है।
एंजल वन थोड़ा सा प्रोवाइड करती है लोन की, ठीक है आपके पास 100 रुपये है तो आप चाहे तो 1000, 2000 या 3000 तक का शेयर आप खरीद सकते हैं आप चाहे तो जब कंपनी ये मार्जिन प्रोवाइड करती है तो कुछ लोन दे रही है एक तरीके से, तो उस लोन का इंटरेस्ट से कंपनी को लगभग 15 to 16% के आसपास रेवेन्यू जनरेट होता है। कंपनी को लगभग 1 से 2% दूसरों का प्रोडक्ट बेच के होता है, जैसे कि कुछ इंश्योरेंस बेचती है, कुछ म्यूचुअल फंड बेचती है, या फिर कुछ अदर प्रोडक्ट्स जैसे कि वेस्टिज मतलब यूएस में स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए, या सेंसिबल फ्यूचर ऑप्शन के लिए, स्मॉल कैश हुआ, इन सबसे लगभग 1-2% के आसपास कंपनी को रेवेन्यू जनरेट होता है। कंपनी को लगभग 5 to 6% के आसपास रेवेन्यू कुछ और एंसेलरी ट्रांजैक्शन से आता है, जैसे कि कुछ केवाईसी की वजह से हो सकता है, या फिर कुछ एएमसी चार्ज हो सकता है, या फिर अकाउंट ओपनिंग चार्ज जो कंपनी लेती है 1 साल के बाद। उन सबसे लगभग कंपनी को 5 to 6% के आसपास रेवेन्यू जनरेट होता है। बिजनेस काफ़ी सिंपल है, केवल कमीशन बेसिस पे काम करती है, पर समझने वाला बात यहाँ ये है कि हर बुल मार्केट में नया प्लेयर का एंट्री होगा, या कहें नया ट्रेडर का एंट्री होगा। और जब नया ट्रेडर का एंट्री होगा तो बहुत सारा ट्रेडिंग करेगा जो कंपनी का ऑपरेटिंग लेवरेज को बढ़ाएगा, क्योंकि खर्च कंपनी का एक ही बार होगा टेक्नोलॉजी में, और कुछ नंबर ऑफ क्लाइंट को हैंडल करने से ऊपर जितना भी रेवेन्यू में ऐड होगा वो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करेगा प्रॉफिट में। सो ये देखने से पता चलता है कि ये साइक्लिक बिजनेस शो करेगा। कंपनी का लास्ट 6 सालों का अगर सेल्स ग्रोथ का बात करें तो वो ग्रो किया है अराउंड 23%, मोस्टली बिकॉज ऑफ द बुल मार्केट, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रो किया है CAGR ऑफ 56%। तो क्लियरली बताता है कि ये मिनिमम नंबर ऑफ क्लाइंट्स को सर्व करने से ऊपर जितना भी सर्व करेगा वो डायरेक्टली प्रॉफिट में जाएगा, तो जिससे पता चलता है कि हाईली ऑपरेटिंग लेवरेज वाला कंपनी है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट के बारे में ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, पर अगर आप मैनेजमेंट को इंडिविजुअली चेक कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि मैनेजमेंट पोजीशन पे काफ़ी रेप्यूटेड पर्सन सब है, जो कि काफ़ी अच्छा बात है। अब हम बात करेंगे कंपनी के फिनेंशियल्स के बारे में। फिनेंशियल्स में अगर कंपनी का डेट का बात करें तो कंपनी का डेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया था, लेकिन पिछले 2 साल में वो डिक्रीज हुआ, मोस्टली बिकॉज ऑफ बुल मार्केट। और कंपटीशन के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। बात करें कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का तो वो ठीक ठाक है, और अगर डेट टू इक्विटी का बात करें तो ये इंडस्ट्री का पीयर्स के एवरेज में अगर देखो तो काफ़ी ज़्यादा हाई लगेगा आपको, पर है भी। अब बात करते हैं कैश फ्लो का, तो कंपनी का अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ तो अगर कैश फ्लो देखिएगा तो वो नेगेटिव है। देखने से एक बार में लग सकता है कि प्रॉफिट तो कंपनी को हो रहा है, लेकिन कंपनी का हाथ में ऐसा लग रहा है कि पैसा नहीं आ रहा है। इसको आपको बेसिकली समझना पड़ेगा कि हो क्यों रहा है। आप डायरेक्टली नंबर देख के नहीं बोल सकते कि हाँ सही है गलत है, आपको प्रॉपर एनालाइज करना पड़ेगा कि है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं। तो इसको समझते हैं पहले। इसका सबसे बड़ा रीजन है बुल मार्केट। कैसे वो हम बताते हैं, आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि बुल मार्केट में ऐसा क्यों हो रहा है। बुल मार्केट में बहुत सा नया ट्रेडर मार्केट में एंट्री लेगा, तो नया ट्रेड में एंट्री लेगा तो मार्जिन में बहुत ज़्यादा बाय सेल करेगा। जब मार्जिन में बाय सेल करेगा तो कंपनी का पैसा लोन देने में फंस जाता है, क्योंकि मार्जिन में जो पैसा दे रहा है वो एक तरीके से लोन दे रहा है, तो वहाँ कंपनी का बहुत सा पैसा फंस रहा है। अब जैसे ट्रांजेक्शन बढ़ रहा है, नया प्लेयर आया ज़्यादा मार्जिन में खरीदा तो ट्रांजेक्शन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से सेबी कुछ मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जमा करने बोलती है सेबी के पास। तो जब ट्रेडिंग बढ़ रहा है तो ज़्यादा कैपिटल जमा करना पड़ रहा है सेबी के पास, जिसकी वजह से कंपनी का पैसा फंस रहा है वहाँ पर। साथ में कंपनी का कहना है कि कंपनी का कुछ जो क्लाइंट ट्रेड एग्जीक्यूट किया था वो एग्जीक्यूट हो चुका है। मतलब मान लेते हैं कि हमको बाय करना था या सेल करना था तो हम कर चुके हैं, लेकिन क्लाइंट को कंपनी एंजल वन पैसा पे कर चुकी है। अगर मान लेते हैं बेच दिया और एंजल वन उसको पैसा पे कर चुकी है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज से वो पैसा अभी तक कंपनी को मिला नहीं है, मतलब वो ट्रेड एग्जीक्यूट होकर क्लियर नहीं हुआ है अभी तक, उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर कंपनी का रिसीवेबल्स जिसकी वजह से आपको बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो ये सब कुछ रीजन है जिसकी वजह से कंपनी का आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पैसा नेगेटिव दिख रहा है। लास्टली हम बात करेंगे कंपनी के वैल्यूएशन का। कंपनी का लास्ट कुछ सालों का एवरेज प्रॉफिट रहा है अराउंड 100 to 120 करोड़। कंपनी साइक्लिक नेचर शो करता है, तो अगर हम इसको 20 to 30 का पी मल्टीपल देते हैं तो कंपनी का वैल्यूएशन आता है अराउंड 3000 to 4000 या 5000 करोड़ के आसपास। और अगर ओनर्स अर्निंग के थ्रू निकाले तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से पैसा निकाले वो ही नेगेटिव है, तो उसके थ्रू निकाल पाना लगभग नामुमकिन है। तो ये तो था ओवरऑल एनालिसिस एंजल वन के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।